चुनावी चाणक्य शरद पवार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के भाषण में आपातकाल का जिक्र अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि यह उनकी पद की गरिमा के खिलाफ है। मामला कैसे उठा, यह आपको बताते हैं। 18वीं लोकसभा में ओम बिरला अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1975 में उनके द्वारा लगाए गए आपातकाल को संविधान पर हमला बताते हुए एक प्रस्ताव पढ़ा, जिस कारण लोकसभा में खलबली मच गई। इस पर शरद पवार ने उन पर तंज किया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने अपने संबोधन में आपातकाल का उल्लेख करके पद की गरिमा खो दी है। आपातकाल को 50 साल हो चुके हैं, इंदिरा गांधी अब जीवित भी नहीं हैं, तो भला अध्यक्ष होते हुए उन्हें इस मुद्दे को उठाने की जरूरत क्या थी। उन्होंने स्पीकर की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या स्पीकर की भूमिका राजनीतिक बयान देना है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनका बयान उचित नहीं था। राष्ट्रपति के भाषण में भी इस मुद्दे को संक्षिप्त तरीके से दिखाया गया, ये भी जरूरी नहीं था। उन्होंने कहा कि विपक्ष में सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी को विपक्ष का नेता तय करने का अधिकार है, इसलिए राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया। कांग्रेस के सांसदों ने राहुल गांधी को अपना नेता बनाने का फैसला किया है। एक तरह से ये राजनीति में पृष्ठभूमि वाली नई पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करते हैं और जबरदस्त प्रयास करने की इच्छा है। मुझे यकीन है कि राहुल गांधी चमकेंगे। शरद पवार ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत पर बयान देने से पहले बीजेपी को यह देखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव से पहले उसके पास कितनी सीटें थीं और चुनाव के बाद अब कितनी। शरद पवार ने दावा किया कि बीजेपी के पास संसद में बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बिना वो सरकार नहीं बना पाते। बीजेपी इसे चाहे जितना छिपाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई साफ है कि उन्हें भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश नहीं दिया। शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में पेश हुए बजट पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह किस तरह का बजट था। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, पंढरपुर की तीर्थ यात्रा के प्रति दिंडी समूह के लिए 20,000 रुपए देना, विधान भवन में पेश किए जाने से पहले ही सब कुछ जनता के सामने आ गया। इसके दो अर्थ हैं। पहला ये कि बजट को गुप्त रखने की परंपरा कायम नहीं हुई, और दूसरा ये कि प्रस्तुत कोई भी प्रावधान दिन के उजाले में नहीं आएगा, यानी जमीन पर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट 3 महीने में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। बजट में किए गए वादों के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि जब मेरी जेब में 70 रुपए हैं तो मैं भला 100 रुपए कैसे खर्च करूंगा। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल यह दिखाने के लिए है कि हम कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि ये कुछ नहीं करेंगे। पवार ने कहा कि सरकार को जब देना चाहिए कि राजस्व है, तो ये राजस्व वसूलेंगे कहां से, आप कितना खर्च करना चाहते हो और इसके बीच में अंतर कैसे बैठाओगे, यानी खर्च करने और राजस्व के बीच में। सरकार बिना किसी प्रावधान के इस तरह के वादे कर सकती है। मुझे संदेह है कि वो इस बजट को किस हद तक लागू कर पाएंगे। वहीं अजीत पवार गुट के विधायकों के प्रति उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में वापस लौटने की अटकलें बहुत सारी हैं, कई सारे लोगों की, लेकिन पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल हैं। अन्य इस बारे में सब जानते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिला हूं। आपके पास अगर नामों की सूची है तो बताइए। शरद पवार ने इस दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र में 18 निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां की, जिसमें कि 14 निर्वाचन क्षेत्रों में महायुति के उम्मीदवार हार गए। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक रैलियों को संबोधित करें। ये एक तंज था पवार का। शरद पवार ने विधानसभा चुनावों के लिए एमवीए की तैयारी, महाविकास अघाड़ी की तैयारियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सहयोगी दल परामर्श के साथ सभी निर्णय लेंगे। लोकसभा चुनाव में भारत ब्लॉक के हिस्से के रूप में हमारा समर्थन करने वाली पार्टियां जैसे कि पीडब्ल्यूडी, आम आदमी पार्टी एमवीए में शामिल होंगी। एमवीए की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 155 पर एमवीए आगे चल रही है। अगर विधानसभा चुनाव में भी ये स्थिति रही तो ये स्पष्ट है कि हम अगली सरकार बनाएंगे। शरद पवार ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, जिनमें से एक को कल रिहा किया गया। हेमंत सोरेन की वो बात कर रहे थे। फिर आप पश्चिम बंगाल के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को जेल में डाल देते हैं। जब निचली अदालतें आपके खिलाफ फैसला सुनाती हैं तो आप तुरंत उन फैसलों के खिलाफ अपील कर देते हैं और नेता को फिर जेल में डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि एजेंसियों को जानबूझकर दुरुपयोग एजेंसियों का हो रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे की छत गिरने की घटना के बारे में भी उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि काम की गुणवत्ता की जांच किए बिना जल्दी परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं। चुनावों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं की घोषणा, उद्घाटन और सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल देना, ये उसी का प्रत्यक्ष परिणाम है, उस प्रवृत्ति का परिणाम है। बहरहाल शरद पवार जमकर बीजेपी पर भड़कते दिखाई पड़े और ओम बिरला के संबोधन में
आपातकाल का जिक्र जो था उस पर उन्होंने जमकर आपत्ति दर्ज कराई और अजीत पवार खेमे से शरद पवार गुट में शामिल होने वाले तमाम नेताओं के संदर्भ में भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे तो जानकारी नहीं है, अगर कोई लिस्ट हो तो बताएं। शरद पवार यूं ही चुनावी चाणक्य नहीं कहे जाते। महाराष्ट्र में आने वाले अक्टूबर में चुनाव है, उससे पहले शरद पवार एक्टिव नजर आते हैं, मीडिया से अब बातचीत कर रहे हैं और अपने लोगों से भी, अपने कार्यकर्ताओं से भी जमकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनके हौसले बुलंद हैं। 10 सीटों पर लोकसभा में वो चुनाव लड़े थे और 8 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। निश्चित तौर पर ये हौसले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अब उन्हें और मजबूत कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।